नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेजिस्लेचर के बारे में। इसमें हम लेजिस्लेचर यानी विधायिका के संगठन, इसके कार्यों और इसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि राज्य के सभी कार्य व्यवहारिक रूप में सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। और सरकार के कार्यों को साधारणतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कानून का बनाना, दूसरा कानून को लागू करना और तीसरा है कानून की व्याख्या करना। इन कार्यों के आधार पर सरकार के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं। सरकार के कानूनों को बनाने वाली संस्था को विधायिका, कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका और उनकी व्याख्या करने वाली संस्था को न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। आज हम इसमें विधानपालिका का अध्ययन करेंगे, क्योंकि विधानपालिका या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। विधानमंडल ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिनके द्वारा कार्यपालिका प्रशासन चलाती है और न्यायपालिका न्याय करती है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि विधानमंडल पहले अपना काम ना कर ले, क्योंकि जब तक कानून का निर्माण ही नहीं होगा तो उसे लागू कैसे किया जाएगा, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकेगी। दोस्तों, प्राचीन समय में जब निरंकुश राजतंत्र प्रचलित था, उस समय राजा का आदेश ही कानून होता था। वो जो कुछ चाहता था लोगों को करना पड़ता था, इसलिए उसकी आज्ञा और आदेश प्राय लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित होते थे, जो राजा द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद कानून का रूप धारण कर लेते थे। कुछ समय के बाद राजा को कानून के निर्माण में सलाह देने के लिए कुछ समितियां स्थापित की जाने लगी, पर इनकी सलाह मानना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतांत्रिक विचारों का उदय होता गया और उसके विस्तृत और दृढ़ हो जाने पर लोगों ने राजा की शक्तियों को सीमित करके कानून निर्माण की शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दी। आज अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इसका उदाहरण हमारे सामने है। पहले वहाँ पर राजा निरंकुश होता था और उसी के द्वारा देश के कानून बनाए जाते थे, परंतु आज अगर आप देखेंगे तो राजा केवल और केवल एक नाममात्र का अधिकारी रह गया है और वहाँ सारी विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के हाथों में चली गई हैं। तो ये जो संसद या विधानमंडल की हम बात कर रहे हैं, आइए दोस्तों देखते हैं कि ये क्या क्या काम करती है। बेसिकली वैसे तो विधानमंडल काफ़ी तरीके के काम करती है और इनके जो कार्य हैं वो सभी देशों में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देश की शासन प्रणाली पर निर्भर करता है कि वहाँ का विधानमंडल किस प्रकार के कार्य करेगा। उदाहरण के लिए जिस देश में निरंकुश राजतंत्र होता है वहाँ पर विधानमंडल राजा के नियंत्रण में होता है और वो केवल राजा की सलाहकार समिति बनकर रह जाता है। अगर आप तानाशाही सरकार की बात करें तो वहाँ इसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि तानाशाह का ही इस पर पूरा नियंत्रण रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप जर्मनी और इटली के विधानमंडल को देखें तो उसकी लगभग यही दशा थी। जिन देशों में अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना की जाती है वहाँ पर भी विधानपालिका और कार्यपालिका अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहती है और विधानपालिका को कार्यपालिका विभाग से संबंधित बहुत अधिक काम नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आप संसदीय सरकार की बात करेंगे तो वहाँ पर विधानपालिका को बहुत अधिक कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके हाथों में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति भी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में विधानमंडल अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, परंतु फिर भी हम इसे अध्ययन की दृष्टि से और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बेसिकली 3 प्रकार के कोर फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यानी कि कानून निर्माण संबंधी कार्य। दूसरा है द ओवरसाइट एंड कंट्रोल फंक्शंस, यानी कि नज़र रखना या नियंत्रण रखने संबंधित कार्य। तीसरा है लिंकेज और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, यानी कि एक प्रकार से एक कड़ी या प्रतिनिधित्व का काम करना। अगर आप लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली कानून पास करने से संबंधित या नीति निर्माण संबंधी कार्य आते हैं, और इसको करने के लिए ये जो समाज की परिस्थितियों और नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं इसको करने की
बहुत काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इसमें कंसल्टेशन किया जाता है, इसमें कानून जो बनाए जा रहे हैं अगर उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसमें थोड़ा डिले किया जा सकता है या वीटो किया जा सकता है, या कुछ कानून हैं वो अच्छे हैं और समय के साथ उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उनमें संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है। कुछ स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, कानून बनाने का कार्य है, वो इनिशिएशन प्रोसेस के थ्रू भी किया जाता है, जो कि ज़्यादातर डायरेक्ट डेमोक्रेसीज में अपनाया जाता है। इसके अलावा फाइनली जो लेजिस्लेचर है वो कानून बना देती है और जो कानून नई परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं बैठते उन्हें ख़त्म भी कर सकती है। इसके अलावा इसका सेकंड काम है ओवरसाइट या कंट्रोल फंक्शंस। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये किसको ओवरसाइट करती है, किसको कंट्रोल करती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल में लगभग सभी देशों में विधानमंडल जो है कार्यपालिका पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। स्पेशली जिन देशों में संसदीय सरकार की स्थापना की गई हो वहाँ पर तो ये नियंत्रण बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। इस शासन प्रणाली में जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो विधानमंडल के सदस्यों में से ही की जाती है और मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी शासन संबंधी नीति के लिए विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी विधानमंडल के सदस्यों को मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इसके अलावा वे किसी भी समय मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। और अगर मैं इस तरीके की स्थिति की बात करूं तो यह आपको लगभग सभी संसदीय राज्यों में, चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लें, भारत की बात कर लें, इन देशों में मिल जाएगी। हालांकि अध्यक्षात्मक सरकारें जो हैं उनमें भी कार्यपालिका के कामों पर कुछ न कुछ नियंत्रण कार्य विधानमंडल रखता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम यूएसए का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर राष्ट्रपति जितनी भी संधियाँ करता है उन पर सीनेट की सहमति होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी नियुक्तियां करता है उन पर भी सीनेट के समर्थन प्राप्त करना ज़रूरी होता है। कई बार जो विधानमंडल है वो कार्यपालिका विभाग के किसी काम की छानबीन के लिए छानबीन समिति नियुक्त कर सकता है। यानी आप देखिए कि ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल बजट के थ्रू भी किया जा सकता है, या देखा जाता है कि उसमें जो बजटरी इम्प्लीकेशंस हैं या उनका टाइमली या एक्यूरेटली इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। और इसके लिए ये क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कुछ स्पेशल इंक्वायरीज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स जो हैं वो इनके टेबल पर रखी जाती है। इनका तीसरा मेन फंक्शंस है लिंकेज एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, यानी ये सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच एक प्रकार की कड़ी का काम करते हैं। क्योंकि विधानमंडल में बैठने वाले जो विधायक हैं, क्योंकि वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, ऐसे में जब भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई समस्या पैदा होती है या कोई कानून बनाने की ज़रूरत होती है या इसी प्रकार की कोई अन्य आवश्यकता होती है तो वो उसे विधायिका में रिप्रेजेंट करते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। अगर आप कहेंगे जो एग्जीक्यूटिव है जिसमें वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, जैसे कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो कार्यपालिका है वो विधानपालिका में से ही चुनी जाती है। तो ऐसे में ये एक तरीके से विधायिका और कार्यपालिका के बीच भी लिंकेज का काम करती है और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तो रिप्रेजेंट करती ही करती है। तो दोस्तों ये थे इसके मेन फंक्शंस। आप इन्हें और अधिक सरल भाषा में समझना चाहें तो आप इन्हें इस तरीके से देख सकते हैं कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस में ये कानून को बनाती है, कानून को मॉडिफाई करती है। अगर कोई कानून ऑब्सोलीट हो गया है तो उसे डिलीट कर सकती है, किसी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, किसी बिल के ऊपर डिबेट कर सकती है या किसी लेजिस्लेटिव कमेटी को बना सकती है। इसके अलावा ये मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकती है, ये मंत्रियों को क्रिटिसाइज कर सकती है, ये
किसी भी प्रकार का कोई अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, या ये नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बारे में डिबेट करती है और इस प्रकार से उन पर कंट्रोल रखती है, या ये मंत्रियों से रेजिग्नेशन के लिए पूछ सकती है। इसके अलावा ये बजट पास करने में अहम योगदान देती है। ये डिबेट करती है, डिस्कस करती है बजट के बारे में, और जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करती रहती है टाइम टू टाइम। आपने कैग की रिपोर्ट के बारे में इस संबंध में सुना होगा। इसके अलावा ये कुछ फाइनेंशियल कमेटीज़ को भी बनाती है, उनका निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा एक विधायिका बेसिकली 3 प्रकार के काम करती है। या तो वो कानून बनाने का काम करती है, या तो वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है, या तो फिर वो अपनी प्रेसिडेंसीज को, अपने निर्वाचन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अगर मैं लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, विधान पालिका के संगठन की बात करूं, तो बेसिकली अलग अलग देशों में इसका संगठन 2 तरीके से किया जाता है। या तो ये एक ही सदन की स्थापना की जाती है, या तो 2 सदनों की। अगर एक सदनीय विधानमंडल है तो उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, और अगर द्विसदनीय है तो उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। आधुनिक युग में संसार के लगभग सभी बड़े देशों में, चाहे आप भारत को लें, इंग्लैंड को लें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, या जापान को ले लें, सब में आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय प्रणाली को ही अपनाया गया मिलेगा। लेकिन कुछ छोटे छोटे देश हैं, जैसे ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, इनमें आपको एक सदनीय विधानमंडल देखने को भी मिलते हैं। जहाँ पर विधानमंडल में 2 सदन स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर एक को लोअर हाउस और दूसरे को अपर हाउस कहा जाता है। जो लोअर हाउस होता है वो बेसिकली जनता को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं वो इसमें स्थान पाते हैं, और ऊपरी सदन में प्राय अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो उनका चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और कुछ सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार जो इंग्लैंड है वहाँ पर लॉर्ड सदन यानी जो अपर हाउस है उसमें अधिकतर सदस्य वंशानुगत होते हैं। तो इस प्रकार जो लेजिस्लेचर है उसका ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके का हो सकता है, एक द्विसदनीय और दूसरा एक सदनीय। हाँ, जहाँ तक एक सदनीय के ऊपर तो क्योंकि ये बहुत अधिक राज्यों में नहीं है, लेकिन द्विसदनीय विधानमंडल के ऊपर कई बार डिबेट किया जाता है, और ये कहा जाता है कि द्विसदनीय विधानमंडल को हटा देना चाहिए, लेकिन कुछ सदस्य कहते हैं कि इसे बनाए रखना देना चाहिए। अब आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो सदस्य द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में हैं वो क्या तर्क देते हैं, और जो इसके खिलाफ हैं उनके क्या क्या तर्क हैं। तो जो द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में तर्क देते हैं उनका कहना है कि जो दूसरा सदन है वो पहले सदन को निरंकुश बनने से रोकता है, यानी दूसरा सदन जो है पहले सदन की शक्ति के ऊपर रोक लगाकर उसे निरंकुश नहीं होने देता। निचले सदन के लिए जनता की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों पर आघात करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर उसके कार्य की शक्ति पर कोई रुकावट ना लगाई जाए। ऐसे में दूसरा सदन जो है वो इस कार्य को परफॉर्म करता है। दूसरा उदाहरण ये दिया जाता है कि जो दूसरा सदन है वो जल्दबाजी में या बिना विचार किए कानूनों को पास होने से रोकता है। यानी जो ऊपरी सदन है, क्योंकि इसके सदस्य प्राय बहुत अनुभवी लोग होते हैं और क्योंकि उनका कार्यकाल निचले सदन की अपेक्षा कुछ लंबा होता है, और इसके अलावा इसमें कई सदस्य इनकी बुद्धिमानी, इनकी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए वो हर एक बिल के ऊपर पूरी तरह से ठंडे दिलो दिमाग से विचार करते हैं, और यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो वो उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जबकि जो पहला सदन है, क्योंकि ये जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में ये जनता को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कई बार जल्दबाजी में गलत तरीके के कानून भी पास करने की ओर चल पड़ सकते हैं। इसके अलावा इनका तर्क है कि जो दूसरा सदन है वो विशेष हितों और बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक होता है।
एक एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो दूसरा सदन है वो पहले सदन के काम के बोझ को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है जो केवल शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए काम नहीं करता, बल्कि नागरिकों के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी उन्नत करने के लिए कई प्रकार के कानून बनाता है। इससे विधानमंडल का काम जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए एक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक बिल के ऊपर पूरी तरह से विचार विमर्श करके उसे पास कर सके। ऐसी अवस्था में ज़्यादातर बिना सोच विचारे ही बिल पास कर दिए जाते हैं। और यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो दूसरा सदन पहले सदन के बोझ को काफ़ी हल्का कर देता है, क्योंकि कम से कम वो बिल जो अधिक मतभेद वाले नहीं हैं वो तो ऊपरी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहाँ उन पर सोच विचार करके निचले सदन के कार्यों को बांटा और सरल बनाया जा सकता है। तो ऐसे बिलों का सोच विचार के लिए यदि दूसरा सदन ना हो तो बहुत से कानून जो है वो दोषपूर्ण बनेंगे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि संघात्मक सरकार वाले राज्यों में दूसरा सदन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरा सदन ही है जो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि निचले सदन में तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और जैसा कि आप अमेरिका में देखें कि वहाँ पे जो सीनेट है, चाहे वहाँ पर जो जो राज्य हैं उनका क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, उनको 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से जो राज्यों को इक्वल प्रतिनिधित्व देने में हेल्प करता है। और द्विसदनीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है उसको भी ज़्यादा स्वतंत्रता रहती है। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप इंडिया या अमेरिका किसी की बात कर लीजिए तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। अगर एक ही सदन होगा तो राष्ट्रपति उसकी दया पर निर्भर करेगा, उसको जब चाहे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकेगा। लेकिन अगर 2 सदन होंगे तो एक सदन अगर आरोप लगाएगा तो दूसरा उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार रखेगा और इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है, यानी एक सदन उसके खिलाफ कोई मनमानी नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो द्विसदनीय प्रणाली के पक्ष में हैं उनका कहना है कि ये जनमत को अच्छी तरह से व्यक्त करती है, क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल, अगर मैं भारत की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा लंबा होता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जैसे उदाहरण के लिए 6 वर्ष है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी हर 2 वर्ष के बाद जनता के नए दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। लेकिन जो निचला सदन है उसमें क्योंकि 4 या 5 साल के बाद ही चुनाव होते हैं, तो ऐसे में कई बार अपनी अवधि समाप्त होने से पहले ही उनके जो मांगे हैं एक तरीके से या प्रतिनिधित्व वो थोड़ा पुराना हो जाता है और वो लोकमत के साथ समस्वर नहीं रख सकता। तो इस प्रकार से देखा ये जो है इनका तर्क है कि ये काफ़ी सारी इसकी फ़ायदे हैं, इसलिए बाईकैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। इवन ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का भी हवाला देते हैं और इनका कहना है कि इंग्लैंड में जो क्रॉमवेल है, जब उन्होंने सत्ता प्राप्त की तो उन्होंने लॉर्ड सदन को समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद इन्होंने इसे फिर से स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से जो अमेरिका है, जब वो स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन वो सफलतापूर्वक काम नहीं कर सका और अगर आज आप देखेंगे तो वहाँ पर द्विसदनीय प्रणाली जो है वो स्थापित की गई है। तो ये तो थे बाईकैमरल लेजिस्लेचर के पक्ष में तर्क, लेकिन कुछ लोग हैं जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के पक्ष में हैं और जिनका कहना है कि दूसरा सदन अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई लोगों की इच्छा तो एक ही हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, इसलिए 2 सदनों का क्या लाभ। इनका कहना है कि एक सदन में अगर कोई बिल बिना पूर्ण विचार के उतावलेपन में जो पास करने का इन्होंने हवाला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी बिल है वो
मंत्री पास जरूर करते हैं, लेकिन उनको प्रिपेयर करने में जो विशेष प्रवर समितियां हैं वो पूरी छानबीन करती हैं। उसमें बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इसलिए हर एक बिल के पास होने से पहले आप देखोगे उस पर 3 वाचन होते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक सदन में जो बिल है वो बिना विचार किए पास होता है। एक सदन में भी बिल कभी उतावलेपन में पास नहीं किया जाता। इसके अलावा इनका कहना है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इज द बेस्ट, बिकॉज जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है। क्योंकि आप देखिए कि विधानमंडल के हर सदस्य को आप वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं देते हैं, जिसके कारण करदाताओं पर भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यदि एक ही सदन होगा तो देश का बहुत सा धन बचाकर दूसरे निर्माण कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ तक एक जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर के पक्ष में कहा जाता है कि ये निम्न सदन की निरंकुशता को रोकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप पाएंगे इतना ज़रूर है कि ये निचले सदन द्वारा पारित कानूनों को कुछ देर के लिए रोक सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर भारतवर्ष में लोकसभा कोई धन संबंधी विधेयक पास कर दे तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, और इंग्लैंड में अगर धन बिल है तो और लॉर्ड सभा उसे केवल और केवल 30 दिन तक रोक सकती है, और साधारण बिल को 1 साल तक रोक सकती है। मतलब वो उसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब दूसरा सदन पहले सदन को मनमानी करने से रोक ही नहीं सकता तो आखिर इसकी आवश्यकता ही क्या है। इसके अलावा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के सपोर्टर ये भी कहते हैं कि संघात्मक सरकार में भी दूसरा सदन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि राज्य का प्रतिनिधित्व ये जो सदस्य होते हैं सेकंड चैम्बर में, अपर हाउस में, ये ना कर करके दल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं ये। यानी ज़रूरी नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी संघीय राज्यों में दूसरे सदन का निर्माण इकाइयों की समानता के आधार पर हो। आप इंडिया को ही ले लीजिए, यहाँ पर यूपी ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में भेजता है, वहीं गोवा या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बहुत ही कम सदस्य भेजते हैं। हाँ, जो इसको जो है ये जो सेकंड चैम्बर है इसके ऊपर ये भी आरोप लगाते हैं कि वो रूढ़िवादिता का गढ़ होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इस अपर हाउस के जो सदस्य हैं वो प्रायः बूढ़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, और जो निचले सदन में पास किए गए प्रगतिशील विचारों या बिलों के पास होने में रुकावट डालते हैं, और इस तरीके से वो देश की उन्नति में एक तरीके से बाधा बन जाते हैं। और जो सेकेंड चैम्बर है उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि दूसरे संगठन के बारे में आपको कहीं कोई संतोषजनक प्रणाली नहीं मिलती। अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो आपको पैतृक सिद्धांत के आधार पर उसका गठन मिलेगा। वहाँ पे 90% जो सदस्य हैं वो वंशानुगत होते हैं। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक देशों की बात करोगे, मतलब ये जो है लोकतांत्रिक के एकदम खिलाफ है, और दूसरे सदन का निर्माण आप कुछ जगह देखोगे जैसे कनाडा में, तो वहाँ पे सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, ये भी लोकतंत्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी प्रकार अगर पहले सदन की तरह आप दूसरे सदन के सदस्यों का चुनाव भी जनता से करा लें जैसा अमेरिका में होता है, तो इसका भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे पहले सदन की पुनरावृत्ति ही मानी जाएगी। इसके अलावा अगर ऊपरी सदन को निम्न सदन की अपेक्षा कम शक्तियां दे दी जाएं तो वो उस पर कोई सक्रिय नियंत्रण नहीं रख सकेगी और उसे मनमानी से नहीं रोक पाएगी। अगर समान शक्तियां दे दी जाए तो उन दोनों में टकराव रहेगा, गतिरोध की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाएगी, जो कि देश के लिए काफ़ी हानिकारक होगी। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो द्विसदनीय विधानमंडल की तुलना एक गाड़ी से की कि जिसके दोनों ओर एक एक घोड़ा बंधा हुआ है और दोनों घोड़े गाड़ी को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विधान पालिका है वो एक सदनीय या द्विसदनीय 2 प्रकार की पाई जाती है, और दोनों के ही पक्ष और विपक्ष में विद्वानों के अपने अपने मत हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार
जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव है वो 3 प्रकार के कोर फंक्शंस को करती है। ये है सबसे पहला लेजिस्लेटिव फंक्शंस यानी कानून पास करने संबंधी। दूसरा हमने देखा ओवरसाइट एंड कंट्रोल फंक्शंस, जो कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा है लिंकेज एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, यानी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करने का काम। इन्हीं को करने के तरीके हमने देखे। उसके बाद हमने एक बार ब्रीफ में देखा इसकी पावर एंड फंक्शंस को। फिर हमने इसके ऑर्गेनाइजेशंस देखे कि किस प्रकार से यूनिकैमरल और बाईकैमरल मिलती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।